अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कतर में हमास की क़यादत पर इसराइल के फ़िज़ाई हमले के बाद मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इसराइल के हामी मगरबी ममालिक हमले की मजम्मत कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप तो इस हमले से फासला अख्तियार कर रहे हैं, मगर ये मुअम्मा अपनी जगह बरकरार है कि आया इसराइल ने ट्रंप को इस हमले का बताया था या नहीं। ये बात इसलिए भी अहमियत की हामिल है क्योंकि अरब ममालिक सिक्योरिटी के लिए ना सिर्फ अमरीका की तरफ ही देखते हैं, बल्कि इन ममालिक में अमरीका के बड़े फौजी अड्डे भी मौजूद हैं। सारी सूरत हाल में अरब ममालिक, ख़ासतौर पर सऊदी अरब का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और उसने कहा है कि इस हमले के संगीन नताइज होंगे। जबकि खुद कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कल गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कतर हमले पर जवाब का हक रखता है और तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। रियासत कतर इस बात के लिए पुरअज़्म है कि वो अपनी सरजमीन को निशाना बनाने वाली किसी भी कार्रवाई के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करेगी और वो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखती है और इसके लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगी। और कतरी अमीर के अहकामात के तहत शहरियों और रिहायशियों की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसी बुनियाद पर कल से हम तमाम पॉलिसियों और हिदायत का जायज़ा लेंगे ताकि आइंदा ऐसे इक़दाम को रोका जा सके और दोबारा ऐसा वाक़या पेश न आए। कतर की सरजमीन पर होने वाला इसराइली हमला सिर्फ और सिर्फ रियासती दहशतगर्दी कहलाया जा सकता है जो नेतन्याहू जैसे शख्स की जानिब से की जा रही है। ये पूरे खित्ते के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। मेरा ख्याल है कि हम एक फैसला कुन लम्हे पर पहुँच गए हैं। पूरे खित्ते को इन वहशियाना इक़दामात के खिलाफ जवाबी रद्द अमल देना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ को जाहिर करता है कि इस शख्स की बर्बरियत खित्ते को बदकिस्मती से उस मकाम तक ले जा रहा है जहां से हम किसी मामले को संभाल नहीं सकते, कुछ दुरुस्त नहीं कर सकते और ना ही बैनुल अक़वामी क़वानीन के दायरे में रह कर काम कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप का बाकायदा मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। कल शाम को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इस हमले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. You were caught by surprise. I'm never surprised by anything, especially when it comes to the Middle East. I would tell you this: I was very unhappy about it. Very unhappy about every aspect, and we got to get the hostages back. But I was very unhappy about the way that went down. जबकि इससे पहले ट्रंप ने कतर पर इसराइली हमले के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि आज सुबह अमरीकी फ़ौज ने ट्रंप इंतज़ामिया को इत्तला दी कि इसराइल हमास पर हमला कर रहा है, जो बदकिस्मती से कतर के दारुल हुकूमत दोहा के एक हिस्से में था। यह फैसला इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था, ये मेरा फैसला नहीं था। कतर जो कि खुद मुख्तार मुल्क है और अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है और हमारे साथ मिलकर और रिस्क लेकर बहादुरी के साथ अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। कतर के अंदर एक तरफा बमबारी ना इसराइल और ना ही अमेरिका के मकासद को आगे बढ़ाती है। ताहम हमास को ख़त्म करना, जो गज़ा के लोगों की मुश्किलात से फ़ायदा उठा रही है, एक काबिल तारीफ़ मकसद है। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि मैंने फ़ौरन नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ को हिदायत दी कि वो कतरी हुक्काम को इस हमले की इत्तला दें। उन्होंने इत्तला दे दी, लेकिन अफसोस उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं कतर को अमेरिका का मजबूत इत्तेहादी और दोस्त समझता हूँ और मुझे इस हमले के मकाम पर बहुत अफसोस है। मैं चाहता हूँ कि तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए और लाशों को वापस किया जाए और ये जंग फ़ौरन ख़त्म हो। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि मैंने हमले के बाद नेतन्याहू से भी बात की। नेतन्याहू ने कहा कि वो अमन कायम करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ये नाखुशगवार वाक़या अमन कायम करने के एक मौके में बदल सकता है। मैंने कतर के अमीर और वज़ीर आज़म से भी बात की और हमारे मुल्क के साथ ताउन और दोस्ती पर उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी सरजमीन पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को हिदायत दी है कि वो कतर के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल दें। इस मामले पर आपकी तवज्जो का शुक्रिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा है कि उन्हें जैसे ही हमले की इत्तला मिली उन्होंने कतर को इस हवाले से इन्फॉर्म कर दिया। ताहम कल मीडिया से बात करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने बताया था कि अमेरिका ने उन्हें हमले के 10 मिनट बाद इत्तला दी थी, जबकि इसराइल ने हमले में ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जो उनका दिफाई निज़ाम डिटेक्ट नहीं कर पाया।
यकीनन हमने बहुत से बयानात देखे हैं जिसमें कहा जा रहा है या आप कह रहे हैं कि हमें अमरीकी जानिब से पेशगी इतला दी गई थी या ये कि अमरीकियों को इतला मिली थी, लेकिन हकीकत यह है कि अमरीकियों ने हमें हमले के 10 मिनट बाद बताया कि उन्हें भी इतला मिली है कि कतर पर मीज़ाइल दागा जाएगा। जहाँ तक हमारी फ़िज़ाइया का ताल्लुक है, हम जानते हैं और सब ने देखा है कि हमारी फ़िज़ाइया ने ईरान से आने वाले मिज़ाइलों से किस तरह निपटा और किस तरह बग़ैर किसी नुकसान के नहायत दुरुस्तगी से सूरत हाल को काबू में रखा। लेकिन इसराइली दुश्मन ने ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जो रेडार पर पकड़े ही नहीं जा सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया कतर में हमास की क़यादत पर इसराइली हमले से फासला अख्तियार कर रही है। वहीं खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी बार बार इस हमले को अपना एकतरफा फैसला करार दे रहे हैं। कल हमले के फ़ौरन बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए नेतन्याहू अपना ये मौक़िफ़ सामने लाए थे, जबकि इसके बाद कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी नेतन्याहू ने यही मौक़िफ़ दोहरा दिया। आज और पिछले दिनों की तरह इसराइल ने मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तौर पर कार्रवाई की और हम इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और ये कार्रवाई इस जंग के खात्मे और गजा की जंग के खात्मे का दरवाजा खोल सकती है। इसराइल ने सदर ट्रंप की जानिब से पेश किए गए जंग खत्म करने के उसूलों और तजवीज़ को कबूल कर लिया है, जिसका आगाज हमारे तमाम यरगमालियों की फौरी रिहाई से होगा। सारे मामले की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है कि कैसे इसराइल के लड़ाका तैयारों ने दोहा में हमास की क़यादत को निशाना बनाया। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अमरीकी अहदेदारों ने बताया है कि मंगल की सुबह अमरीकी फ़ौज ने इसराइल के जंगी तैयारों को मशरिक़ में खलीज की तरफ उड़ते हुए स्पॉट किया, जिस पर अमरीकी फ़ौज ने वजाहत तलब की, लेकिन जब तक इसराइल ने जवाब दिया तब तक मिसाइल दागे जा चुके थे। उनका हदफ हमास की क़यादत का इजलास था जो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी था। यह खबर व्हाइट हाउस के लिए हैरानकुन और सदर ट्रंप के कई अहम मुशीरों के लिए बाइसे गुस्सा थी, क्योंकि उसी वक्त अमरीका हमास के जवाब का मुंतज़िर था जो सदर ट्रंप की गजा में अमन की नई तजवीज़ पर दिया जाना था। हकीकत यह है कि हमास के रहनुमा इसी तजवीज़ पर गौर करने के लिए मुलाकात कर रहे थे। अमरीका को तवक्को थी कि उन्हें हफ्ते के आखिर तक हमास का जवाब मिल जाएगा। कतर वो 7वां मुल्क बन गया है जिसे इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से निशाना बनाया है। जब ट्रंप को इस मुतवक्के हमले के बारे में ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने अपने खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ को हिदायत दी कि वो कतरी हुक्काम को इतला दें, लेकिन एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक जब तक स्टीव विटकॉफ उनसे बात करते, इसराइली बॉम्ब अपने हदफ को निशाना बना चुके थे। पीर को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करीबी मुशीर रॉन ड्रमर ने मियामी में स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरड कुशनर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की बराह रास्त मालूमात रखने वाले एक शख्स के मुताबिक रॉन ड्रमर को कतर पर हमले का इल्म था, लेकिन उन्होंने मुलाकात में इस मंसूबे का कोई जिक्र तक नहीं किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के मुताबिक मंगल को ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया, हमले पर तशवीश जाहिर की और इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में अमन की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि नेतन्याहू ने जवाब दिया कि वो अमन चाहते हैं और उनका ख्याल है कि यह हमला अमन कायम करने में मददगार हो सकता है। कैरोलाइन लेविट के मुताबिक ट्रंप ने कतर के अमीर और वज़ीर आज़म को भी फ़ोन किया और उन्हें यकीन दहानी कराई कि मुस्तकबिल में कतरी सरजमीन पर ऐसा हमला दोबारा नहीं होगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि कतर मशरिक़ वस्ता में अमरीका का एक अहम इत्तेहादी है और ट्रंप के दोबारा ओहदा संभालने के बाद से उसने अमरीका के साथ गजा जंग समेत कई अहम मामलात पर अपने ताबुन में नुमाया इजाफा किया है। दोहा में यह हमला उस जगह के करीब हुआ जहां खित्ते में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा वाक़े है और चंद माह पहले इसी अड्डे पर ईरान ने हमला किया था, जो अमरीका और इसराइल के ईरान की जौहरी तनसीबात पर मुश्तरका हमलों के जवाब में किया गया था। अमरीकी हुक्काम ख़ास तौर पर इस बात पर नाराज़ थे कि उन्हें इतनी देर से इतला दी गई कि वो इसराइल के मंसूबे पर कोई राय भी नहीं दे सके। हमास ने कहा है कि हमले में उसके 5 अराकीन मारे गए हैं, लेकिन उसकी आला क़यादत महफूज रही, जबकि एक इसराइली इंटेलिजेंस एहलकार ने दावा किया कि हमास की पूरी आला क़यादत इस इमारत में मौजूद थी जिसे निशाना बनाया गया। कतर की वज़ारत दाखिला के मुताबिक उसके दाखिली सिक्योरिटी फोर्स का एक एहलकार भी हमले में मारा गया है, जबकि CNN ने इस हवाले से लिखा है कि एक इसराइली एहलकार के मुताबिक हमले में 10 से ज़्यादा इसराइली लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने 10 से ज़्यादा मिसाइल दागे। इसराइली एहलकार ने बताया कि तवील फासले के इस हमले के लिए तैयारों को मिड एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ी और तमाम तैयारों ने दोहा में एक ही हदफ को निशाना बनाया, जबकि 2 इसराइली ज़राए ने CNN को बताया कि इस ऑपरेशन की महीनों से तैयारी की जा रही थी, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में इसकी मनसूबाबंदी को तेज़ कर दिया गया था। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि यह हमला रिहायशी इमारतों पर किया गया जहाँ हमास के सियासी ब्यूरो के कई अराकीन रिहाइश पजीर थे। वाज़ेह है कि इसराइल ने इस हमले में हमास की क़यादत को उस वक्त निशाना बनाया जब वो गजा में जंगबंदी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक अमरीका की नई तजवीज़ का जायज़ा ले रहे थे।
खलील हैया और खालिद मशअल समेत हमास के अहम रहनुमा मुमकिना तौर पर इसराइल का हदफ थे। हमले में हमास के 5 अरकान समेत 6 अफराद शहीद हो गए हैं, जिनमें खलील हैया का एक बेटा भी शामिल है। ताहम हमास के मुताबिक हमले में खलील हैया और खालिद मशअल समेत ग्रुप की क़यादत महफूज रही। ऐसे में अब अमरीकी सदर ट्रंप और उनके तर्जुमान का कहना है कि कतर में ऐसा हमला अब दोबारा नहीं होगा, लेकिन अमरीका में मौजूद इसराइल के सफ़ीर ने एक अमरीकी टीवी पर कहा है कि अगर हम उन्हें इस बार नहीं मार सके तो अगली बार मार देंगे। So, did you get the targets you were seeking? If we didn't get them this time, we'll get them the next time. इस सारी सूरत हाल में इसराइली इक़दामात से अमरीकी सदर ट्रंप की बैनुल-अक़वामी साख को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इस हवाले से CNN में शाया तज़किये के मुताबिक अगर ये मान लिया जाए कि सदर ट्रंप का ये दावा दुरुस्त है कि वो कतर के रिहायशी इलाके में हमास के एहलकारों पर इसराइल के हमले को नहीं रोक सके, तो ये उनकी बैनुल-अक़वामी साख यानी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के लिए एक और बड़ा धचका है। ट्रंप ने जल्दबाजी में ये वाज़ेह किया कि ये हमला उनका फ़ैसला नहीं था, और जैसे ही उन्हें इसकी इत्ला मिली तो उन्होंने फ़ौरन कतर को इसकी इत्ला दे दी। ट्रंप ने वाशिंगटन DC के एक स्टेक हाउस में डिनर के लिए जाते हुए कहा कि मैं इस पूरी सूरत हाल से खुश नहीं हूँ, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ये जुमला ट्रंप की तरफ से गैर मामूली अंडरस्टेटमेंट है। ये हमला ट्रंप के लिए एक नई एम्बैरेसमेंट है, जिसमें इसराइल ने अमरीकी मफादात पर उसके गहरे असरात को नज़रअंदाज किया, और ऐसे वक्त में जब रूसी सदर पुतिन भी उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पुतिन अलास्का में होने वाली मुलाकात के दौरान मुस्कुराते रहे और फिर यूक्रेनी शहरियों पर हमले तेज़ कर दिए। ट्रंप ग्लोबल पीस मेकर बनने की अपनी ख्वाहिश से मुखलिस नजर आते हैं, और अगर वो कामयाब हो गए तो बेशुमार जानें बच सकती हैं और वो एक बड़ी अच्छी लेगेसी छोड़ सकते हैं। ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस वापस आए तो वो पुरअज़म थे कि यूक्रेन और गजा की जंगों को जल्द ख़त्म कर देंगे, लेकिन 8 माह बाद ये दोनों जंगें मज़ीद खून रेज़ हो गई हैं और रूसी सदर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग और भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुलेआम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के वाक़यात ट्रंप की मुल्की सियासत को शायद ज़्यादा मुतासिर ना करें, लेकिन दोहा में दिन दिहाड़े इसराइली हमला उनके इस तसव्वुर के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है जो वो अपने बारे में रखते हैं, यानी एक सख्त गिर ताकत के मालिक लीडर का तसव्वुर जिससे दुनिया डरती है। CNN के तज़किये में मज़ीद लिखा है कि इसकी वजह यह है कि इस हमले ने वाज़े तौर पर एक ऐसे अहम अमरीकी इत्तेहादी कतर की खुद मुख्तारी को रोंद डाला है जो मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे की मेज़बानी करता है और जो अमरीका की दरख्वास्त पर हमास से मुज़ाकरात कर रहा था, एक ऐसे मंसूबे पर जिसके बारे में ट्रंप ने खुद पेशगोई की थी कि जल्द ही मुआहदा हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रंप की ज़ाती तौहीन नहीं थी, बल्कि उसका मतलब ये भी है कि नेतन्याहू के मकासद को अमरीका की अहम सलामती तरजीहात पर फ़ौक़ियत दी गई। हालांकि पिछली 2 अमरीकी हुकूमतों ने ईरान के 2 हमलों के बाद इसराइल का फौरी दिफा किया था, जबकि इस पर व्हाइट हाउस के कुछ हुक्काम सख्त नाराज़ हैं क्योंकि यह हमला नेतन्याहू के मुशीर रॉन ड्रमर और ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ की मुलाकात के अगले ही दिन हुआ, लेकिन उन्होंने इस मुलाकात में ऑपरेशन का कोई जिक्र तक नहीं किया जो यकीनी तौर पर अमरीकी सदर के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनने वाला था। इस हवाले से इसराइल में अमरीका के साबिक सफ़ीर एडवर्ड ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जो वक्त जंग बंदी के मुज़ाकरात के लिए निहायत हसास है, जहाँ ट्रंप इंतज़ामिया खुद सदर ट्रंप और स्टीव विटकॉफ वाजे कर चुके हैं कि सदर ट्रंप एक जामे जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की रिहाई, कैदियों के तबादले और गजा में जंग के खात्मे के ख्वाहां हैं। एडवर्ड, जिन्होंने सदर जॉन F कैनेडी से लेकर सदर बिल क्लिंटन तक 8 अमरीकी हुकूमतों में खिदमात अंजाम दी, उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल बज़ाहिर अमरीका के कौमी सलामती के मफादात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ये इस बात का ताज़ा तरीन सबूत भी है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू यरगमालियों की वापसी के मुकाबले में हमास के मुकम्मल खात्मे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, जो कि शायद एक नामुमकिन हदफ है। और इसका तकरीबन यकीनी नतीजा ये है कि गजा की पट्टी में इसराइल की जारियत मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी, जो पहले ही लाखों फ़लस्तीनी शहरियों की जान ले चुकी है और इसराइल को इसके बेशतर गैर मुल्की इत्तेहादियों से दूर कर चुकी है। अमरीका के लिए भी इसके संगीन नताइज हो सकते हैं और इस वाक़े से अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं और इसराइल और उसके अहम इत्तेहादी अमरीका के दरमियान बदएतमादी पैदा हो सकती है। इसी तरह यह हमला ट्रंप की उस साख को भी बिखेर कर रख देगा जो वो इसराइल और हमास के दरमियान एक दूर के सालिस के तौर पर बना रहे थे, और इस बात का इम्कान है कि कतर अमन मुज़ाकरात से पीछे हट जाए।
कतर के वजीर आजम ने इसराइल पर रियासती दहशत गर्दी करने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि कुछ अमरीकी मुबस्सिरीन कतर पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो हमास रहनुमाओं को जगह देकर डबल गेम खेल रहा है। लेकिन कतर इस हमले को अमरीका के करीबी इत्तेहादी की तरफ से गद्दारी समझेगा, खास तौर पर इन कई बरसों के बाद जब उसने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि अफगानिस्तान और वेनेज़ुएला जैसे खित्तों में भी यरगमालियों की रिहाई के मामला समेत अमरीकी सिफारती तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। जबकि इस हमले का मनफी असर ट्रंप के ज़ाती और सियासी मफादात पर भी पड़ सकता है, खास तौर पर वसी अरब दुनिया पर, जहां ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत के पहले खलीजी दौरे में भरपूर सिफारतकारी की थी, जिसमें कतर ने उनका शानदार इस्तकबाल भी किया था। CNN के मुताबिक इस मामले से ट्रंप इंतजामिया की ये उम्मीद भी मुतासिर होगी कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स को मजीद आगे बढ़ाए, जिनके जरिए इसराइल और कुछ अरब रियासतों के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए थे, और ये ट्रंप की नोबेल इनाम हासिल करने की कोशिश का मरकजी हिस्सा भी है। लेकिन अब ट्रंप का यह हदफ पहले से कहीं ज्यादा दूर होता दिखाई देता है। इसी तरह दीगर खलीजी ममालिक के रहनुमा जो कारोबार और सयाहत के बड़े मराकज़ हैं, वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर इसराइल अमरीका की फौजी मौजूदगी के बावजूद कतर पर बआसानी हमला कर सकता है तो क्या अगली बारी उनकी होगी। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि बहुत से अमरीकी माहिरीन इसराइल की इस कोशिश को इस बात का नया सबूत समझेंगे कि नेतन्याहू जंग को तूल देना चाहते हैं। नेतन्याहू 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइली शहरियों पर हमलों के बाद होने वाली सिक्योरिटी नाकामियों की नागुज़ीर तहकीकात को मौखर करने में कामयाब हो गए हैं, और उनके ज़ाती कानूनी मसाइल भी उस वक्त तक दबे रह सकते हैं जब तक कि वो अपनी दाएं बाजू की सख्त गिर हुकूमत के सहारे इक़्तिदार में रहते हैं। कई इसराइलियों ने हमास के तकरीबन 2 साल पहले होने वाले हमलों को सिर्फ इसराइल पर हमला नहीं समझा, बल्कि उसे होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों को मिटाने की सबसे भयानक कोशिश करार दिया। लेकिन अब बहुत से इसराइली नेतन्याहू की जानिब से गजा पर मुसल्लत की गई मुकम्मल जंग के मुखालिफ हैं और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक मुआहदे के ख्वाह हैं। नेतन्याहू ने फ़ौरन ये वाज़े करने की कोशिश की कि कतर पर हमला मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद इसराइली कार्रवाई थी, ताकि ट्रंप को कुछ सिफारती सहारा मिल सके। लेकिन मशरिक़ वस्ता में साजिशी नज़रियात मकबूल होते हैं और अमेरिका को ये यकीन दिलाने में मुश्किल पेश आ रही है कि उसे कुछ मालूम नहीं था, जबकि इसराइल ने 10 जंगी तैयारे जो मुमकिना तौर पर अमेरिकी साख्ता F-35 तैयारे थे, हथियारों से लेस करके टारगेट के करीब पहुंचा दिए। कुछ अफराद को शुबा होगा कि ट्रंप ने इस हमले की मंजूरी दी थी या कम अज़ कम इस पर खामोश रजामंदी जाहिर की थी। इसके अलावा कतर पर होने वाले इस हमले के बाद कतर में हमास की क़यादत की हिफाजत गैर यकीनी का शिकार हो गई है। BBC के तज्ज़िये के मुताबिक हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए किया जाने वाला इसराइली हमला हमास के कतर के साथ ताल्लुकात में गैर यकीनी सूरत हाल का सबब बन गया है। कतर 13 साल से जायद के अरसे से एक सालिस के तौर पर अहम हैसियत रखता है। 2007 में जब हमास ने गजा पर कंट्रोल हासिल किया और आलमी बिरादरी के बेशतर ममालिक ने उसे नज़रअंदाज किया, तो कतर ने उस वक्त हमास के लिए माली और सियासी मदद फराहम करने का कदम बढ़ाया। कतर ने गजा में ताहाल अपना खुसूसी नुमाइंदा तैनात किया हुआ है, जिन्हें फ़लस्तीनी अक्सर असल गवर्नर करार देते हैं, क्योंकि वो इमदाद और तामीर नौ के मंसूबों की बराह रास्त निगरानी करते हैं। तेहरान में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद इस तंजीम ने खामोशी से ईरान में अपने कुछ ओहदेदारों को कतर मुंतकिल कर दिया और इसे खित्ते में अपने लिए सबसे महफूज अड्डा समझा। इस्माइल हनिया के मुशीरों में से एक के मुताबिक हमास के तकरीबन 1000 अराकीन और उनके अहल खाना दोहा में मुकीम हैं, जो कतरी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली रिहाइश गाहों में मुकीम हैं। उन रिहाइश गाहों में सीनियर रहनुमाओं के लिए अलग अलग विलास, तहरीक के लिए एक बड़े हेडक्वार्टर की इमारत और रिहाई पाने वाले कैदियों और सिक्योरिटी अमले के लिए अपार्टमेंट ब्लॉक्स शामिल हैं। ताहम मंगल को दोहा में हमास के दफातर पर हालिया इसराइली हमले ने इस तसव्वुर में दरार डाल दी है कि कतर हमास रहनुमाओं के लिए महफूज तरीन पनाहगाह है। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस वाक़े के बाद खित्ते के किसी भी मुल्क के लिए हमास की मेज़बानी जारी रखना मज़ीद मुश्किल हो सकता है, जिससे सिफारती सतह पर भी पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हमास के रहनुमा दोहा, काहिरा और इस्तांबुल में निस्बतन आज़ादी से सफ़र करते रहे हैं और मिस्र और तुर्की के दारुल हुकूमतों में गैर रस्मी दफातर भी चलाते रहे हैं। ताहम ताज़ा इसराइली कार्रवाई के बाद यह सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया है कि गजा के अलावा हमास अपनी सरगर्मियाँ कहाँ और किस शक्ल में जारी रख सकेगी। ऐसे में कतर पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता रहा है कि वो हमास को कतर में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके डबल गेम खेल रहा है, मगर माजी में कतरी वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं कि उन्होंने हमास को अमेरिका के कहने पर ही दफ्तर खोलने की इजाज़त दी थी। You have a Hamas office here, and Hamas has been designated, I think, repeatedly by the U.S. government, certainly by the Congress, as a terror organization. And people say, well, how could you have a Hamas office here? What is that? We have to go back to the root of this office. Like, why it's here in the first place.
And Hamas office, when it was opened here in the first place, it was opened with full transparency and full consultation and actually even request from the U.S. The U.S. asked you to put a Hamas office here? They have asked us to open the channels with them and to have an established communication channel with the same case what was applied to Taliban as well. वाज़ेह रहे कि कतर समेत अक्सर खलीजी ममालिक सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की तरफ देखते हैं और इन ममालिक में बड़े पैमाने पर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे भी मौजूद हैं। हता के दोहा में तो खित्ते का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा मौजूद है। अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों से मुतालिक रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कतर में दारुल हुकूमत दोहा के करीब सहराई इलाके में वाक़े अल उदैद एयरबेस, जो कि अमरीकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है और ये मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, जहाँ तकरीबन 10,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। जबकि बहरीन में अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर कायम है, जिसका दायरा कार गल्फ़, बहराए अहमर, बहराए अरब और बहराए हिंद के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। जबकि कुवैत में भी कई बड़ी फ़ौजी तनसीबात मौजूद हैं, जिनमें कैंप आरिफ जान शामिल है, जो अमरीकी आर्मी सेंट्रल का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यहाँ अली सालिम एयरबेस भी है। मुत्तहदा अरब अमारात में अबू धाबी के जनूब में वाक़ अल ज़फ़रा एयरबेस अमरीकी फ़िज़ाइया का एक अहम मरकज़ है, जो अमाराती फ़िज़ाइया के साथ मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह दुबई का जबल अली पोर्ट अगरचे बाज़ाब्ता फ़ौजी अड्डा नहीं है, लेकिन यह मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बहरिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है, जहाँ अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ और दीगर बहरी जहाज़ बाकायदगी से लंगरअंदाज होते हैं। जबकि इराक़ में अमरीकी फ़ौज मगरबी सूबे अल-अनबार के ऐनुल असद एयरबेस पर मौजूद है, जो इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुआवनत करती है और नेटो मिशन का हिस्सा है। 2020 में ईरानी मिसाइल हमले इसी अड्डे पर किए गए थे, जो अमरीकी कार्रवाई में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के जवाब में थे। शुमाली इराक़ के नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान रीजन में वाक़ अरबेल एयरबेस अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के लिए तरबियती मशकों और जंगी तैयारियों का मरकज़ है। जबकि 2024 में वाइट हाउस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 2321 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। ये फ़ौजी सऊदी हुकूमत के ताउन से फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई सलाहियतें फराहम करते हैं और अमरीकी फ़ौजी तैयारों की ऑपरेशनल सरगर्मियों में मदद देते हैं। कुछ फ़ौजी रियाद से तकरीबन 60 किलोमीटर जनूब में वाक़ प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात हैं, जहाँ अमरीकी आर्मी के डिफेंस सिस्टम्स बशमूल पेट्रियट मिसाइल बैटरीज और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान से 100 किलोमीटर शुमाल मशरिक में इज़िर के मकाम पर मवाफ़िकुल सालती एयरबेस मौजूद है, जो अमरीकी फ़िज़ाइया की मेज़बानी करता है। इस पूरी सूरत हाल पर आज वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वक्त आ गया है कि मुस्लिम ममालिक बदमाश रियासत इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हों। एजेंडा ये है कि मुस्लिम दुनिया को हर पहलू से काबू में किया जाए और उनकी जो भी मुआशी ताकत है उसे ख़त्म कर दिया जाए। ये सोचना कि इसराइल के साथ नरमी बरतने से आप महफूज रहेंगे एक भूल है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर रियासत है, लेकिन एक पुरअज़म हुकूमत और बहादुर और पेशावर अफवाज रखती है। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क भारत का मुकाबला किया और उसे सबक सिखाया। कोई भी आपकी सलामती की ज़मानत नहीं देता। बैरूनी मदद अहम है, लेकिन असल नाकाबिल शिकस्त ताकत आपके अंदर से आती है। अब से कुछ देर पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने बयान में कहा है कि इसराइली जारियत का जवाब देने के लिए बैनुल-अक़वामी एक्शन की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गज़ा फ़लस्तीनियों का इलाका है और फ़लस्तीनियों को उससे जुदा नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ आज इसराइल ने फ़लस्तीन में मज़ीद जारियत करके 53 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल वज़ीर आज़म को कोट ट्वीट करते हुए जितनी बातें आपने की कि इसराइल एक रोग स्टेट के तौर पर एक्ट कर रहा है और जो मुसलमान ममालिक हैं उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए। जो दूसरी बात आपने की कि ज़ाहिर 5 गुना जो ज़्यादा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से, हम अपने मुआशी मसाइल के बावजूद हमने उनसे मुकाबला किया। ज़ाहिर ये सारी बातें तो ठीक हैं, मगर एक जो मसला है कतर के ऊपर जब हमला कर देता है इसराइल, और अमेरिकी सदर ट्रंप के हवाले से भी अब आ रहा है कि इनफैक्ट उनको भी एम्बैरेस किया इसराइल ने, मगर मसला इस सब के बावजूद भी इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। तो मुस्लिम ममालिक अगर मुत्तहिद हो भी जाएं, माजी में अगर वो इसराइल से लड़े 1948 में, 56 में, 1967 में, 1973 में, उसके बाद भी इसराइल मजबूत ही होता गया। अब अलग ऐसा क्या कर लें कि यूनाइट होके कि अमेरिका भी खड़ा हो, उसके बावजूद मुकाबला कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा जो है ना, जो मैं कहने लगा हूँ, हो सकता है अंडर द सर्कमस्टांसेस आपको ये कोई आइडियलिज्म लगे मेरा कहना जो है,
लेकिन अगर आप इफ यू गो बैक, आई एम फॉलोइंग दिस डिस्प्यूट सिंस आई वाज परहैप्स 17 or 16 years old, जब 17 years old when 1967 की जंग लगी थी इजराइल और अरब ममालिक में। तो मैं बीबीसी पे रेडियो पे सुनता था जो खबरें आती थी, एंड तब से और उससे पहले भी हमारे साथ उस ज़माने में फ़लस्तीनी जो है वो बच्चे जो थे वो पढ़ते थे। मैं भी बच्चा ही था उस वक्त, 15-16 साल का था। तो मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, हॉस्टल में हमारे साथ रहते थे। तो दिस कॉज was always very very close to my heart and it still is very close to my heart। और with the time जो है इसकी जो इग्नाइट हुई है एक फायर जो है वो ज्यादा उसमें हिद्दत जो है वो पैदा हो गई है। वो अगर क्योंकि आपने जब 1967 की बात की, अब 1967 को जो जंग हुई 10 जून 1967 को, जो इसराइल के पास मिस्र और फ़लस्तीन के तारीखी इलाकों का कंट्रोल आ गया, वेस्ट बैंक, गजा और शाम के गोलान हाइट्स पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। 6 दिन के अंदर अंदर एक बड़ा धचका साबित हुआ मुस्लिम ममालिक के लिए वो जंग। देखिए, मैं एक आपको बात बताऊं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्पेशली आफ्टर जो ऑटोमन एम्पायर जब एग्जिट हुई है पहली जंग अज़ीम के बाद जो है ना, तो उसके बाद ये इलाके जो है तितर बितर हो गए। ये ब्रिटिश मैंडेट के इलाके हो गए, सीरिया, हिजाज, इवन हिजाज अभी इनडायरेक्टली आई वुड से, इराक, शाम, लेबनान, ये सारे मैंडेट हो गए। इजिप्ट वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटेन, लीबिया इटली के अंडर था, इसी तरह अल्जीरिया फ्रेंच के अंडर था। ये मैं पहली जंग अज़ीम की बात कर रहा हूँ। तो कोई उस और ये ट्रूशल स्टेट्स थी जो आजकल हमारी गल्फ के भाई हैं जो है, इनकी स्टेट्स जो थी। यमन भी आज़ाद नहीं था, सऊदी अरेबिया, हो सकता है कहीं मैं छोटी मोटी कहीं गलती कर रहा हूँ। तो ये उस वक्त से लेके अब तक देखिए टाइम जो है बहुत तेजी के साथ जो है गुजर रहा है। जो चीजें 10 साल में होती थी आज वो 6 महीने साल में हो रही हैं। जो गजा के मुसलमानों की को बच्चों की जो कुर्बानियां हैं, जो खून वहां पे बह रहा है, अल्लाह ताला इनको रायगा नहीं करेगा, कभी नहीं रायगा करेगा। मेरा ईमान है ये, मेरा ईमान है, मेरे ईमान का जुज है ये। मैं किसी लॉजिक या किसी रैशनल में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा यकीन जो है अल्लाह ताला के ऊपर जो है वो इस चीज की गवाही देता है कि अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों की आवाज जरूर सुनेगा। उसकी मदद जो है मुस्लिम ममालिक करें या ना करें। अगर आज जो है वो ये निशाना बने हुए हैं, फिलिस्तीनी निशाना बने हैं, तो वक्त दूर नहीं है कि सबकी बारी आएगी। ये किसी जिसको पंजाबी में कहते हैं पलेखे में ना रहें, और सब और जब आप कहते हैं फहमी में ना रहें, जब आप कहते हैं सबकी बारी आएगी, तो जाहिर है कतर पे जब हमला होता है तो ये पूरे अरब ममालिक के लिए, ये पूरे अरब ममालिक के लिए पैगाम है। सऊदी अरब भी कह रहा है कि इसके नताइज होंगे, कतर भी कह रहा है कि हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। मगर और जाहिर है जो मजालिम किए हैं गजा पर, 65,000 लोग मार दिए हैं वहाँ पर, कहत की सूरत हाल है। मगर ये ममालिक कर क्या सकते हैं? सवाल, जब अमेरिका अगर इसराइल के साथ खड़ा हो तो कतर, बहरीन, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, इराक, यहाँ तो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के। 2,500 के करीब सऊदी अरब में फौजी मौजूद हैं अमेरिका के। ये ममालिक अमेरिका की तरफ सिक्योरिटी के लिए देखते हैं, कर क्या सकते हैं? बात सुने पाकिस्तान की, शाहजेब, इसके पाकिस्तान की गवाही है आपके सामने कि हमने मैंने अपने ट्वीट में लिखा है 5 गुना बड़े जो है दुश्मन को हमने मलियामेट कर दिया। जज्बा था, अल्लाह की जो है ज़ात जो यकीन था, उसकी ज़ात पे, उसकी मदद पे यकीन था। अमेरिका की हिफाजत पे यकीन नहीं था या किसी और की हिफाजत पे यकीन नहीं था। हमारे वहां पे पैसे नहीं पड़े हुए, वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ये चीजें कमजोर करती हैं, आपका ईमान कमजोर करती हैं। बेसरो सामान जो है वो इकबाल का शेर नहीं है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि लड़ता है तो बेसरो सामान भी आप लड़ते हैं।
ये सारे लवाजमात हमारे पास नहीं थे, जज्बा था, टेक्नोलॉजी थी हमारी, टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड है हमारी, साइबर टेक्नोलॉजी जो है, जो इंडिया के साथ साहब देखिए, जो हमारी कोई नेमल बदल नहीं था। हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उससे भारत सरप्राइज हुआ। हमारे पास जो चीनी मिसाइल मौजूद थे, उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी रेंज इतनी है कि वो एयर टू एयर, जब वो हमारे एयर टू ग्राउंड हमला करेंगे तो हम एयर टू एयर उनके 6 तैयारे गिरा देंगे। उनको खुद इल्म नहीं था, तो शिकस्त तो हमने उनको जज्बे और टेक्नोलॉजी से ही दी। अब अरब ममालिक के पास आपके ख्याल में वो टेक्नोलॉजी जज्बे के साथ मौजूद है कि अगर जज्बा आ जाए तो वो टेक्नोलॉजी है कि वो इसराइल को शिकस्त दे दें, जबकि अमेरिका उनकी पुश्त पर खड़ा हो? मेरी बात सुने, इनके पास टेक्नोलॉजी सारी की सारी है, इनके पास मोस्ट मॉडर्न प्लेन है, इनके ये बाय कर सकते हैं, साइबर टेक्नोलॉजी बाय कर सकते हैं, ये हर चीज बाय कर सकते हैं। लेकिन ईमान की कुव्वत जो है उस वो आपके भड़कनी चाहिए आपके सीने के अंदर जो है। जब आप जो है दुश्मन के साथ जो है बरसरे पेकार हो, सामने आए, तो आपके अंदर ईमान, ये हमारी फौज का ये कमाल था। ये आज से 3 महीने पहले जो है, तो उनके अंदर वो एक आग थी सीने के अंदर, तपश थी। ये मैं ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। अगर आज मुस्लिम उम्मा जो है उसमें इत्तेहाद होता है फिलिस्तीनियों के लिए, आप देखें वो लोग जो हैं, वो कल एक इंडियन एक्ट्रेस ने, जिसने वो डायरेक्टर है, उसने वेनिस में जो है अवार्ड अपना वसूल किया कल के परसों, और उसने कहा है कि मेरे मुल्क में मेरी बात जो है नापसंद की जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ये मैं अपना अवार्ड जो है फिलिस्तीनियों के नाम पे जो है नाम पे करती हूँ। तो लोग अपने जज्बे का इजहार करते हैं। और ख्वाजा साहब, क्योंकि आप वजीर खारजा भी रहे, और ये तो कहा जाता है कि अब इसराइल में जो खुद अमेरिकन अवाम के पोल्स आ रहे हैं, उसमें इसराइल कभी इतना अनपॉपुलर नहीं हुआ जितना इस वक्त खुद अमरीकी अवाम में अनपॉपुलर है, या फिर यूरोपीय यूनियन के अवाम में अनपॉपुलर है। मगर उसके बावजूद इसराइल की हठधर्मी तो नहीं रुक रही है, और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका उसकी पुष्टपनाही से पीछे हट रहा हो। जब ईरान के साथ मुज़ाकरात के बीच में इसराइल ने उनको सबोटाज करने के लिए हमला कर दिया ईरान पर, तब भी अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो गया और बमबारी कर दी ईरान के ऊपर। अब भी हालांकि वो कह रहे हैं कि हम सरप्राइज हुए, हम कतर के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, आइंदा ये नहीं होगा, मगर इसराइल के साथ फिर भी अमेरिका खड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ना अवाम की अमेरिका सुन रहा हो, सदर ट्रंप तमाम चीज़ों के बावजूद खड़े हों, तो आपको लगता है, और अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हों, मुस्लिम उम्मा यूनाइट होकर मुकाबला कर सकती है इसराइल का? देखें शाहजेब, आपको ये एक बात समझनी चाहिए, आपने जो रेफरेंस दिए हैं कि मगरबी ममालिक की जो सियासत है वो हॉस्टेज है ज़ायनिज़्म की, वो सेहूनी ताकतों की हॉस्टेज है, और ये हॉस्टेज उनको पिछले 100 साल के अंदर बनाया गया। पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में ट्रूमैन तक जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, वाज नॉट ए हॉस्टेज ऑफ ज़ायनिज़्म, लेकिन उसके बाद आहिस्ता अमेरिकन जो है वो तो एक लाइन में लग के जो है इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उनकी वहां पे लेजिस्लेचर जो है, यानी मजाक है एक किस्म का, एक डेमोक्रेसी का मजाक है जो है कि आप अगर अपने लोगों से वोट लेते हैं लेकिन एक तीसरी ताकत की जो है ताबेदारी उनकी करते हैं। इसी तरह आपने यूरोपियन, ये चेंजेस आई हैं, ये चेंजेस कल एग्जिस्ट नहीं करती थी, परसों एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये चेंजेस जो है गजा के बच्चों के खून से आई हैं। ये जुल्म जो है वो रंग ला रहा है, और ये इंशाअल्लाह ताला और रंग लाएगा, और जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गूढ़ा रंग लेके आएगा। और ख्वाजा साहब, बतौर फॉरेन मिनिस्टर आप जब आप रहे, और अब नाउ बतौर डिफेंस मिनिस्टर, आप समझते हैं कि यूके का ये कहना कि अगर इसराइल नहीं रुकता, कंडीशनली उन्होंने कहा था, और उसके बाद तो नेतन्याहू आगे बढ़ गए, तो हम सितंबर में जो इजलास हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें तस्लीम कर लेंगे फ़लस्तीनी रियासत को। ऑस्ट्रेलिया ने यही कहा, फ्रांस ने यही कहा, स्पेन कह चुका है। तो ये एक रास्ता आपको दिखता है कि ये एक हल है कि रिकग्नाइज करें ये ममालिक और फिर उस तरफ बढ़ जाए? क्योंकि इनके ऐलान के बाद नेतन्याहू ने तो इन ममालिक पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि एंटीसेमिटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली हामी रहे हैं इसराइल के। देखिए, मैं ज्यादा कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो आपकी जो बात है उससे क्यों लेके बात करता हूं
कि ये साइज्मिक चेंजेस हैं जो आई हैं पिछले 6 महीने के अंदर। इन चीज जो चेंजेस आई हैं आप इनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे पिछले 6 महीने पहले या 1 साल पहले। जो है ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है फ़लस्तीनियों ने अपने खून से किया है, जिसके रिटर्न्स उनको मिल रहे हैं। और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जो है, बल्कि स्पीड जो है तेज हो गई है इजराइल की जो है वो आइसोलेशन की। नेतन्याहू इज बिकमिंग ए लायबिलिटी फॉर इजराइल। नेतन्याहू इज बिकमिंग ए लायबिलिटी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। बाकी लोगों ने तो जान तकरीबन छुड़ा ली है, बाकी यूरोप ने तो। लेकिन ज़ायनिज़्म का जो क्लचेस जो पिछले 100-125 साल के अंदर जो है उन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को अपनी पंजे में ले लिया है। और दूसरी बात यह है कि आपको जरा थोड़ा सा पूरे ग्लोब को भी देखना चाहिए। ये जो इमर्ज हो रही है एक नया अलायंस और नई पावर जो है एक इक्वेशन जो एससीओ में इमर्ज हो रही है, ये भी ग्लोबल पॉलिटिक्स को जो है इफेक्ट करेगी। या आप आइसोलेशन में बैठ के जो है डिसीजन किसी और तरफ जो है मगरब में बैठ के नहीं कर सकेंगे। ये सारी की चीजें, ये इक्वेशन जो है ना, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, रेडिकली चेंजिंग एट ए हेड ऑन स्पीड। ये चेंज हो रहा है। ये चीजें जो मैं और आप आज बात कर रहे हैं, या ऐसे 6 महीने, ये 4 महीने पहले, ये 3 महीने पहले ये बातें नहीं कर सकते थे कि बरतानिया ये कह रहा है, फ्रांस ये कह रहा है, स्पेन मंजूर कर रहा है, वह रेकग्नाइज कर रहा है, फलां रेकग्नाइज कर रहा है, फलां रेकग्नाइज कर रहा है। और जमीर जो है वेस्टर्न जो मीडिया का जाग उठा है, जिसके ऊपर कब्जा है ज़ायनिज़्म का। जमीर जो है मैन इन द स्ट्रीट इन द वेस्ट और इन यूनाइटेड स्टेट्स और इन कनाडा और इन ऑस्ट्रेलिया, उसका जो जमीर जागा हुआ है। जुल्म की इंतहा हो गई है और जुल्म के ऊपर लोग शर्मिंदा है, पूरी इंसानियत शर्मिंदा है इस वक्त। हाउ कैन दे इजराइल सर्वाइव व्हाइल कमिटिंग दीज क्राइम्स? नहीं हो सकता, ये फितरत की नफी होगी। मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूं, मेरा ईमान है। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा ख्वाजा। वो आपने सुनी, खुद इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं मगर नेतन्याहू अपने मजालिम रोकने को तैयार नहीं हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। खुद अमरीकी मीडिया में तबसरे हो रहे हैं कि सदर ट्रंप को वो एम्बेरस कर रहे हैं। सदर ट्रंप जो नोबेल इनाम जीतना चाहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसे पीछे धकेल रहे हैं, मजालिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर जो को रोकने वाला है इस वक्त नहीं नज़र आता और अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है। नेपाल में कल मुजाहरे हुए, अब क्या सूरत हाल है? फौज कंट्रोल लेती नज़र आ रही है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी लगने के बाद नेपाल में आज़ादी इज़हार राय, करप्शन और अकरबा परवरी के नाम पर शुरू होने वाले एहतजाज के नतीजे में बिलाखिर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। नेपाल में जेनजी के 2 दिन तक जारी रहने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों और जलाओ घेराव के बाद आज कर्फ्यू नाफिज है। नेपाली फौज के एहलकार खटमंडू समेत मुल्क भर में तैनात हैं, सड़कों पर ड्यूटी दे रहे हैं और एहतजाज की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के आसार अब मज़ीद वाज़े हो रहे हैं। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट समेत मुतअद्दिद सरकारी और निजी इमारतें तबाही के मनाजिर पेश कर रही हैं, जबकि कुछ इमारतों से अब भी धुएं के बादल उठ रहे हैं। हज़ारों कैदियों के जेलों से फरार होने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जबकि बहुत से कैदियों को फ़ौज की जानिब से जेलों में वापस भिजवाने की कोशिशों की वीडियोज़ भी गर्दिश कर रही हैं। साथ ही साथ मुल्क में अगले हुकूमती सरबराह के इंतखाब के लिए मुशावरत और बातचीत का सिलसिला भी तेज़ हो गया है। खबरों के मुताबिक नेपाल के सदर और आर्मी चीफ मुल्क की सियासी जमातों और जेनजी के नुमाइंदों से मुज़ाकरात कर रहे हैं और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल की उबूरी हुकूमत का सरबराह बनाया जा सकता है। नेपाल में अभी उबूरी सेटअप के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और गुज़िश्ता 3 दिन से नेपाली शहरी गैर मामूली हालात का सामना कर रहे हैं। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने कल नजर आतिश होने वाली इमारतों की ताज़ा वीडियो जारी की हैं। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर नेपाली पार्लियामेंट की वीडियो चल रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि नेपाली पार्लियामेंट की इमारत अंदर और बाहर दोनों तरफ से बुरी तरह से जल चुकी है। जगह जगह राख के ढेर मौजूद हैं। पार्लियामेंट में मौजूद गाड़ियां तक भी जला दी गई हैं। इसके अलावा ये दूसरी वीडियो खटमंडू हिल्टन होटल की है, जिसमें 1 दिन बाद भी धुएं के बादल उठ रहे हैं। जबकि ये तीसरी वीडियो नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म जलानाथ खनल के घर की है, जहाँ पर कल मुजाहिरीन ने आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में उनकी अहलिया झुलस गई थी और फिर खबर आई कि उनकी जान चली गई है। इसी तरह कल ही ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि खटमंडू में होने वाली अफरा तफरी के दौरान जेलों से हज़ारों कैदी फरार हो गए थे। आज इस हवाले से कुछ वीडियोज़ भी सामने आई हैं, जिनमें नेपाली आर्मी के एहलकार दिल्ली बाजार जेल से बाहर आने वाले कैदियों को जेल में वापस भेजने की कोशिशें कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, मगर कैदी कह रहे हैं कि उन्हें रिहा किया जाए।
देशमा कानुन छैन, देशमा कानुन छैन। हाम्रो जेलर त अहिले जेलर कहाँ हुनुहुन्छ एक्ज्याक्ट थाहा छैन, तर म जेलरलाई बोलाउँछु। अब यस्तो ट्राभल गरिसक्यो, हाल्नु खोज्दाखेरि उहाँहरूले यसै पनि हाल्नु सक्छ। हामी जाउँ ल, होइन हामीले उहाँहरूले जेलर ल्याउँ भन्नु। जेनजी के 2 दिन तक जारी रहने वाले मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में मजमूई तौर पर 25 अफराद मारे गए हैं और 600 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। कल खटमंडू में इंतहाई पुरतशद्दुद हालात वाक़यात देखे गए। मुजाहिरीन इस हद तक बेकाबू और मुश्तइल हो गए कि उन्होंने सिर्फ अमलाक को ही नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि सियासतदानों, वज़ीरों और उनके अहल खाना का भी पीछा करते रहे, उन पर तशद्दुद किया, उनके घर जला दिए, दफातर जला दिए। यहाँ तक कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े में साबिक़ वज़ीर आज़म जलानाथ खनल की अहलिया को जला दिया गया। अब भी मुजाहिरीन जेनजी का नाम लेकर पुरतशद्दुद अज़ाइम का इज़हार कर रहे हैं। हमारे को रेगुलेशन चाहिए, नहीं हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देवबा, उसका पत्नी का आरजू देवबा, उसका भी सबका घर सर सब जला दिया। नहीं मगर अब जेएनजी के नुमाइंदा ग्रुप्स पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज में हिस्सा लेने वाले जेएनजी ग्रुप्स ने खटमंडू में होने वाली तबाही से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी तहरीक को मौका परस्तों ने हाईजैक कर लिया है। मुजाहिरीन की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि मंगल को नेपाल की जेएनजी के एहतजाजी मुजाहरे का वाज़ेह मकसद था, यानी एहतसाब का मुतालबा, शफाफियत और बदउनवानी का खात्मा। ये हमारी एक पुरअमन तहरीक है। हमारा मकसद कभी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को मुतासिर करना या किसी को हमारी तहरीक का गलत इस्तेमाल करने देना नहीं था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली वज़ीर आज़म केपी ओली तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, मगर अब भी ये वाज़ेह नहीं है कि उनकी जगह कौन लेगा या आगे क्या होगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क का कोई सरबराह नहीं है। इतलात है कि वज़रा समेत बाद रहनुमाओं ने सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पनाह ले रखी है। नेपाल के हालात पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ खटमंडू से मौजूद हैं नेपाली सहाफ़ी मोदनाथ धक्कल साहब, बहुत शुक्रिया मिशन में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त बताइएगा, कल तो ज़ाहिर जलाओ घेराव हो रहा था, अब तो बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं कि कल के मुजाहिरों में जला दी गई, कल के प्रोटेस्ट में जला दी गई, अब क्या सूरत हाल है? वो जो जलाने का जो वाक़या था वो थम गया है। आज वो कल रात से ही आर्मी ने कंट्रोल में ले लिया पूरी देश को। और जहाँ तक ये सिटी की बात है, वहाँ पे आर्मी की निगरानी कुछ ज़्यादा ही चल रही है अभी। तो फिर कल से ही यहाँ पे कर्फ्यू का माहौल है। तो आज दोपहर को थोड़ा सा लूज किया था सुबह को, फिर उसके बाद फिर टाइट हो गया है। अब ये कर्फ्यू कल सुबह तक जारी है। और तो आर्मी अब क्या प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है? नहीं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रही है, क्योंकि कर्फ्यू का मतलब तो वो सारे अंदर भी रहने के लिए फोर्स कर रही है ना। तो फिर लोग अभी जो कल परसों जैसा था वो वैसा नहीं है, वो सभी के सभी घरों के अंदर ही रह गए हैं। तो जो जेनजी के लोग जो मुजाहरे कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्या अब मुतमईन है इस बात से कि आर्मी ने कंट्रोल कर ली सिचुएशन? नहीं, वो आर्मी वो नेगोशिएट कर रही है अभी जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ और बाकी स्टेक होल्डर के साथ भी वो आर्मी अभी बात कर रही है। तो फिर जेनजी वालों ने भी अभी एक वर्चुअल मीटिंग कॉल किया था आज आफ्टरनून को। तो फिर 7 से 10 हज़ार तक उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से कौन गवर्नमेंट लीड करेगा इसका थोड़ा सा वो सिलेक्शन कर रहे हैं अभी। और जो प्रेसिडेंट हैं उनका कोई रोल है? नहीं, उनका रोल होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि वो अभी मुल्क के सदर हैं, तो उनका रोल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है उनका रोल कुछ साइड में हो गया है और आर्मी आगे आई है। तो फिर आर्मी ही ये कर रही है बातें करने का, डायलॉग करने का और कॉल करने का। उसने ये भी कहा है कि सुबह तक जेएनजी वालों को रिप्रेजेंटेटिव जो डायलॉग में बैठेंगे वो दे दें, और जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है उसका भी नाम दे दें। इस बात को कंफर्म भी कीजिएगा, क्योंकि मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो वाइफ हैं, जो अहलिया हैं, वो इंतकाल कर गई जब जलने के बाद उन्हें जला दिया गया। इस बात को भी कंफर्म कीजिएगा। इसके अलावा ये भी बताइएगा, जो बीबीसी को जेनजी के लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा इन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे तो एहतजाज को हाईजैक कर लिया गया था और वो इससे डिस्टेंस अख्तियार कर रहे हैं। ये जो फिर मुजाहरे हुए, ये हाईजैक हो गए थे या जेनजी के ही लोग थे? जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी थी वो मर नहीं गई है। वो आज सुबह ही ये दूसरा वाकया
सामने आया कि वो घायल हो गई थी बहुत बुरी तरह से, तो फिर वो अभी जिंदा है ऐसा आया है, लेकिन इंडिपेंडेंटली अभी इसका भी कंफर्म नहीं हो पाया है। फिलहाल वो डेथ नहीं हुआ है ऐसा हम समझ रहे हैं हम भी। तो फिर जो ये हाईजैक करने की बात है, तो हाँ जेएनजी वालों ने ये कहा है, उन्होंने कहा था कि ये पब्लिक इमारतें और जो हमारे हेरिटेज है उसको फूंकने का, उसमें आग लगाने का हमारा वो नहीं था, हमारा पॉलिसी भी नहीं था। अब हम ऐसा नहीं कर सकते थे, हम तो बस ये करप्शन के खिलाफ और ये जो सोशल मीडिया बैन ये इसके खिलाफ थे, हम उसके खिलाफ में आए हैं। हम ये आग लगाने की बात हमारी एजेंडा में भी नहीं था और हम ऐसा नहीं कर सकते थे। एक दो जेएनजी वालों ने ये भी कहा है, और एक जो मिलिट्री से जो डायलॉग में बैठी थी एक रिप्रेजेंटेटिव बाहर आके ये भी कहा है कि मिलिट्री कुछ अपने इंटरेस्ट में कुछ नाम सिफारिश कर रही है जो हमें ये पसंद नहीं आया। मिलिट्री क्या कहा उन्होंने कि मिलिट्री क्या कर रही है अपने हक में? मिलिट्री वो कुछ सिफारिश कर रही है अपनी तरफ से। जैसे वो नेपाल के एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जो रवि लामिछाने जो अभी जेल से बाहर आए हैं, तो उनकी पार्टी को भी वो साथ में लाना चाहते हैं मिलिट्री वाले। और ये एक कंट्रोवर्शियल फिगर है दुर्गा परसाई, वो उनको भी साथ में ले आना चाहते हैं, जो जेएनजी वालों को अच्छा नहीं लग रहा है। वो नहीं चाहते कि वो उनके अलावा कोई और दल व कोई और पार्टी और कोई भी जो पर्सनालिटी है उनको डायलॉग में शामिल किया जाए। तो फिर एज अ जर्नलिस्ट जब आप सिचुएशन को देख रहे हैं और ज़ाहिर नेपाल के मामलात को आप समझते हैं, आपको क्या लग रहा है, जेएनजी की चलेगी आखिर में या फौज के पास कंट्रोल है तो आखिर में फौज की ही चलेगी? नहीं, फौज की इतनी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर वो जेएनजी के मैंडेट जो उन्होंने अपने एजेंडा बाहर लाया है तो उससे बाहर गए तो फिर हालात बिगड़ सकती है फिर भी, क्योंकि वो अभी वो समझौते करने के मूड में वो नहीं है। वो चाहते हैं कि वो ऐसे ऑपरेशन को इंटरिम गवर्नमेंट की जिम्मेवारी दी जाए जो क्लीन हो और जो करप्शन एंटी करप्शन मूवमेंट को और आगे ले जाए, और जो इलेक्शन है उसके बाद का वो सक्सेसफुली उसको करवाए। और ये मुझे बताएगा कि फिर इस सारी सूरत जो कल जब जेएनजी भी कह रहे हैं कि हम जो जलाओ घेरा हुआ, जो बिल्डिंग जलाई गई उससे हमारा नहीं ताल्लुक, तो क्या कुछ अरेस्ट हुए हैं फिर जिन लोगों ने ये सब जलाओ घेराव किया? नहीं, अभी तक नहीं। अभी आर्मी अपने पहले फेज में जो हथियार गन्स वगैरह लूट कर ले गए थे तो उनको वापस लाने के काम कर रही है, और नेपाल के बहुत सारे जेलों से तकरीबन 10 से 13 हज़ार कैदी भागे हुए हैं, तो उनको वापस लाने का काम पुलिस और आर्मी है, उसका उनका ध्यान इस तरफ है। जो हथियार लूटे गए थे और जो कैदी भागे हुए हैं जेलों से, तो उनको वापस लाने के काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तफसीलात आपने से सुनी। लाइव खटमंडू से मोदनाथ धक्कल बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।